हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 8। मुंबई नवीन का घर। सुबह के 7 बज रहे थे। वंश की नींद खुल चुकी थी और वह बिस्तर पर पड़े करवटी बदल रहा था। आज शाम उसकी बनारस के लिए फ्लाइट थी और उसे वापस जाना था। जाने से पहले उसने अपने कुछ दोस्तों से मिलना जरूरी समझा। वंश उठा और नहाने चला गया। नहाकर वह वापस आया और तैयार होने लगा। बाल बनाते हुए अचानक उसके हाथ में पड़ा बैंड टूटकर गिर गया। वंश ने उसे उठाया और देखने लगा। उसका हुक लूज होने की वजह से वो निकल गया था। वंश उसे अपने हाथ में पकड़े देख ही रहा था कि तभी उधर से गुजरती हुई निशी की नजर वंश पर चली गई। निशी रुककर उसे देखने लगी और मन ही मन खुद से कहा, लगता है ये चीज बहुत खास है, क्यों ना मैं इसे चुरा लूं? फिर तो इसे मेरा वीडियो डिलीट करना ही पड़ेगा। वंश ने उस बैंड को टेबल पर रखा और अपना जैकेट पहनकर बाहर निकल गया। निशी मौका मिलते ही उसके कमरे में आई और उस बैंड को उठा लिया। निशी ने उस बैंड को देखा। वो बहुत ही मामूली सा बैंड था। निशी ने उसे लाकर हॉल के ड्रॉवर में रख दिया। वंश दिन भर कुछ अपने दोस्तों से मिला, कुछ अपने लिए शॉपिंग की। जो पैसे उसे सुमित से मिले थे, आधे से ज्यादा वो खर्च कर चुका था। दोपहर बाद वंश खुशी खुशी घर आया और अपना सामान पैक करने लगा। निशी भी घर में ही थी और इस इंतजार में भी थी कि कब वंश उस बैंड के लिए उससे रिक्वेस्ट करे और निशी उसे ब्लैकमेल कर सके। वह बाहर सोफे पर बैठी बड़े आराम से सेब खा रही थी। वंश ने अपना सारा सामान पैक किया और टेबल की तरफ आया, लेकिन उसका बैंड वहां नहीं था। वंश उसे कमरे में ढूंढने लगा। उसने सब जगह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। वंश परेशान हो गया। वो गौरी का दिया पहला तोहफा था, लेकिन आज वो खो चुका था। वंश परेशान सा उसे ढूंढने लगा और निशी को ये देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वंश को वो बैंड कमरे में कहीं नहीं मिला तो उसने अपने बैग्स खोले और सारा सामान फर्श पर उड़ेल दिया। वह अपने सारे सामान को फैला चुका था, लेकिन वंश को वो बैंड कहीं नहीं मिल रहा था। निशी ने देखा तो कमरे के दरवाजे पर चली आई और सेब खाते हुए कहा, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? मेरा हैंड बैंड नहीं मिल रहा, सुबह यही रखा था, वंश ने परेशानी भरे स्वर में कहा। हो सकता है मम्मा ने कचरा समझकर डस्टबिन में डाल दिया हो, निशी ने कहा तो वंश उसे घूरने लगा। अगले ही पल वंश उठा और कमरे से बाहर निकल गया। निशी की मम्मी किचन में ही थी। वंश ने आकर उनसे पूछा, आंटी घर का डस्टबिन कहाँ है? डस्टबिन को तो मैंने आज ही खाली किया है और सारा कचरा बाहर ही रखा था ताकि कचरे वाली गाड़ी आकर उसे ले जाए, निशी की मम्मी ने खाना बनाते हुए कहा। वंश ने सुना तो उसका दिल टूट गया। वह जल्दी से घर के बाहर आया, इस उम्मीद में कि शायद उसे वो बैंड मिल जाए। निशी खिड़की के पास खड़ी होकर वंश को ही देख रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था ये देखकर कि एक मामूली से बैंड के लिए वंश इतना परेशान हो रहा था। वंश के लिए उस बैंड का मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस बैंड से उसकी और गौरी की एक खूबसूरत याद जो जुड़ी थी। हमेशा टिपटॉप रहने वाले वंश ने बिना परवाह किए कचरे की उस थैली को चेक करना शुरू कर दिया। उसे अपने कपड़ों के गंदे होने की परवाह नहीं थी, ना ही कचरे से आती दुर्गंध की। वंश को बस वो बैंड चाहिए था और कचरे में उसे ढूंढता जा रहा था, लेकिन उसे वो बैंड नहीं मिला। थककर वंश वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वो पलाने लगा जब गौरी ने अपने हाथों से उसे वो बैंड दिया था। निशी वंश को परेशान करना चाहती थी, लेकिन उसे इस हाल में देखकर अब उसे बुरा लग रहा था। उसने ड्रॉवर से वो बैंड निकाला और लेकर वंश के सामने चली आई। वंश ने एक नजर निशी को देखा और फिर नजरें झुका ली। एक मामूली से बैंड के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? निशी ने कहा। वो कोई मामूली चीज नहीं है, जिसने दिया है वो मेरे लिए बहुत खास है, वंश ने उदासी भरे स्वर में कहा। क्या वो ये है? निशी ने वंश के बैंड को उसके सामने करके कहा। वंश ने जैसे ही देखा उसका चेहरा खिल उठा और होठों पर मुस्कुराहट लौट आई। वह जल्दी से उठा और निशी के हाथ से बैंड लेकर कहा, ये तुम्हें कहाँ मिला? थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मुझे क्या वापस किया है। इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। निशी ने सुना तो हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि उस बैंड में उसे ऐसा कुछ खास नहीं दिखा था। वंश ने उसे तुरंत लिया और सही करके अपनी जेब में रख लिया।
निशी ने वंश को खुश देखा तो कहा, वैसे ऐसी क्या बात है इसमें? वंश ने सुना तो निशी के थोड़ा करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं? नहीं, निशी ने हैरानी से कहा। दोस्त हूं? वंश ने फिर पूछा। बिल्कुल नहीं, निशी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तो फिर मैं अपने खुश होने की वजह तुम्हें क्यों बताऊं? वंश ने मुंह बनाते हुए कहा तो निशी ने अपना पैर वंश के पैर पर पटका और कहा, मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है, गो टू हेल। कहकर निशी चली गई और वंश अपना पैर पकड़कर सहलाने लगा। उसने अपना पैर सहलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं हेल ही चला जाऊं। ब्लडी फूल। कुछ देर बाद वंश अंदर आया और अपने बिखरे हुए सामान को देखकर उसे रोना आ गया। जैसे तैसे उसने अपना बैग जमाया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वंश के जाने के बाद निशी ने राहत की सांस ली। बनारस उत्तर प्रदेश। कनेक्टिंग फ्लाइट होने की वजह से सुबह के 5 बजे मुन्ना और काशी बनारस पहुंचे। मुन्ना ने फोन कर दिया था इसलिए कृष्णा गाड़ी ले आया था। मुन्ना ने सामान गाड़ी में रखा और कृष्णा के बगल में आ बैठा। काशी पीछे बैठ गई, उसे नींद आ रही थी इसलिए उसने अपना सर सीट से लगा लिया और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद गाड़ी शिवम के घर पहुंची। हमेशा की तरह आज भी शिवम अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। काशी, मुन्ना और कृष्णा गाड़ी से नीचे उतरे। कृष्णा डिग्गी से सामान निकालकर अंदर रखने लगा। काशी मुस्कुराते हुए शिवम की तरफ आई और उसके गले लगते हुए कहा, आप सुबह से हमारे आने की राह देख रहे थे ना? सफर कैसा रहा? शिवम ने काशी के सर को चूमते हुए कहा, अच्छा था। आप कैसे हैं? इस बार थोड़े कमजोर हो गए हैं। काम ज्यादा कर रहे हैं या फिर टेंशन ज्यादा ले रहे हैं, बताइए। काशी ने शिकायती लहजे में कहा तो शिवम ने प्यार से काशी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, आप आ गई है ना, अब ज्यादा काम भी नहीं करेंगे और ज्यादा टेंशन भी नहीं लेंगे। माँ आई बाबा कहाँ है? काशी ने शिवम से पूछा। सब अंदर हैं, चलो आओ। मुन्ना तुम भी आओ। बड़े पापा? हम कृष्णा के साथ घर चले जाते हैं, काफी थक भी गए हैं। मुन्ना ने बेचारगी से कहा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, शाम में आकर हमसे मिलना, तुम्हें कुछ बताना है। शिवम ने कहा। किस बारे में? मुन्ना ने पूछा। इंदौर से तुम्हारे नाना जी का फोन आया था, उन्होंने हमें कुछ बताया, उसी के बारे में। शाम में मिलते हैं, कहकर शिवम अंदर चला गया। कहीं नाना जी ने बड़े पापा को गौरी के बारे में तो नहीं बता दिया? अगर ऐसा हुआ तो हम बड़े पापा को क्या जवाब देंगे? ये नाना जी भी ना, गौरी की तरह इनके पेट में भी कोई बात नहीं टिकती। संभाल लेना महादेव। मुन्ना ने मन ही मन कहा। मुन्ना भैया, काशी दीदी का सब सामान रख दिया है, आप घर जाएंगे? कृष्णा ने आकर कहा तो मुन्ना की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ चलो। मुन्ना एक बार फिर कृष्णा के बगल में आ बैठा। कृष्णा ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मुन्ना के दिमाग में शिवम, गौरी और अधिराज जी घूमने लगे। जैसा कि मुन्ना को ज्यादा सोचने की आदत थी, वह मन ही मन परेशान होने लगा। उसने अपनी कोहनी खिड़की पर टिकाई और उंगली अपने होठों से लगाकर सोच में पड़ गया। कृष्णा चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद गाड़ी मुन्ना के घर पहुंची। मुन्ना गाड़ी से नीचे उतरा और कृष्णा से सामान अंदर ले जाने को कहा। सुबह हो चुकी थी और उजाला भी हो चुका था। मुरारी उठ चुका था और वहीं लॉन में घूम रहा था। मुन्ना को देखते ही मुरारी उसकी तरफ आया और मजाकिया लहजे में कहा, का बेटा मुन्ना, इंदौर में बसने का इरादा कर लिए थे का? नहीं पापा, वो हमें थोड़ा काम था इसलिए रुकना पड़ा। काशी भी हमारे साथ आई है, मुन्ना ने कहा। जैसे ही किया तुमने, काशी बिटिया को साथ ले आए। तो अब? मुरारी ने पूछा। अब क्या? मुन्ना ने हैरानी से पूछा। हमारा मतलब पढ़ाई तो तुम्हारी हो चुकी, बैंड वैंड बजवाएं? हाँ, मुरारी ने कहा। मुरारी की बात सुनकर मुन्ना हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा उसकी शादी के पीछे क्यों पड़े थे। उसने मुरारी के सवालों से बचने के लिए कहा, वो हम माँ से मिलकर आते हैं, आप सैर कीजिए। अरे मुन्ना, ए मुन्ना, शर्म आ गया लगता है। अरे हमारे जमाने में हम तो कैसे मरे जाते थे शादी के नाम पर, और आजकल के लौंडे पता नहीं शादी के नाम से इतना दूर काहे भागने लगते हैं। ए कृष्णा, भाभी से कहो एक तो चाय भिजवाए हमारे लिए।
अरे कोरिया बुझो न प्रेम हमाओ, खिलाई बे बनारसी पान। गुनगुनाते हुए मुरारी एक बार फिर लॉन में घूमने लगा। मुन्ना अंदर चला आया। अनु किचन में थी और अपने हाथों से मुन्ना के लिए चाय नाश्ता बना रही थी। जैसे ही अनु ने देखा मुन्ना को कि वह ऊपर जाने वाला है, तो प्लेट में गर्मा गर्म पराठा लिए बाहर आई और निवाला तोड़कर मुन्ना को खिलाते हुए कहा, 4 दिन में कैसे दुबला गए हो मुन्ना, वहां खाना नहीं खाया होगा तुमने ठीक से। अच्छा मम्मी पापा कैसे हैं? पापा की तबीयत तो ठीक है ना अब? और काशी? काशी तो तुम्हारे साथ आई होगी, सारिका दीदी बता रही थी कल। तुम खड़े क्यों हो, आओ बैठो ना और ये पराठा खाओ, पूरा तुम्हारे लिए है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अनु नॉनस्टॉप बोलते गई। मुन्ना ने देखा तो मुस्कुराने लगा। उसे अपनी माँ में गौरी की झलक दिखाई दे रही थी। गौरी भी जब ऐसे बोलती थी तो बस बोलते ही जाती थी। मुन्ना को मुस्कुराते देखकर अनु ने कहा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? माँ बैठिए ना, हम इंदौर से वापस आए हैं, विदेश से नहीं। आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। मुन्ना ने अनु को सोफे पर बिठाते हुए कहा और खुद उसका हाथ थामकर उसके बगल में बैठ गया। अनु प्यार से अपने बेटे को देखने लगी और कहा, पूरे 4 दिन बाद तुझे देख रही हूं। पता है तुम इस घर में नहीं होते हो तो ये घर काटने को दौड़ता है, पर अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हम वैसे भी बनारस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा माँ, हम नहा लेते हैं, काफी लंबा सफर था और हम थक भी गए हैं। मुन्ना ने कहा। अरे लेकिन ये पराठे तो खा लो। अनु ने कहा, माँ हम बाद में खा लेंगे, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। कहते हुए मुन्ना सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो नहीं खा रहा तो हमें खिला दो मैगी, मुरारी ने आकर कहा। मैं आपकी चाय भिजवाने ही वाली थी, अनु ने पलटते हुए कहा। जैसे जैसे हमारी शादी को वक्त हो रहा है तुम्हारा ध्यान हमसे हटता जा रहा है मैगी, मुरारी ने शिकायत करते हुए कहा। अरे मेरा बेटा इतने दिन बाद घर आया है, अब क्या उससे बात भी ना करूं मैं? और आपके लिए सादी चपाती बनेगी, कोई पराठे वराठे नहीं, अनु ने मुरारी को डांटते हुए कहा और किचन की तरफ जाने लगी। काहे? हम पराठे काहे नहीं खा सकते? मुरारी कहते हुए अनु के पीछे आया। पेट देखा है अपना? कभी जिम खाने की शक्ल देखी है? कभी योगा किए हो? बस जो सामने आए पेल दिया। वजन कितना बढ़ गया कुछ अंदाजा है आपको? आज से आपका सब खाना बंद, सिर्फ सादा खाना खाएंगे आप, अनु ने भी मुरारी को डपटते हुए कहा। हाँ तो फिर हम फूलवती के घर जाके खा लेंगे, वैसे भी वो कई दिनों से चाय पिलाने को कह रही है, मुरारी ने अकड़ते हुए कहा। तुम्हारी और उस फूलवती की टांगे ना तोड़ दूं मैं, और ये उल्टी सीधी बातें ना मेरे सामने ना किया करो मिश्रा जी, बता रहे हैं, अनु ने चम्मच पकड़े मुरारी की ओर पलटते हुए कहा। अरे अरे मैगी, तुम तो खामखा गुस्सा कर रही हो यार, मतलब फूलवती हमारे पड़ोस में रहती है, उस सोहन की बिटिया। अरे मजाक कर रहे हैं यार, मुरारी ने कहा तो अनु उसकी तरफ पलटी और कहा। सुबह सुबह ना बकैती मिश्रा जी मुझसे ना किया करो, मुझे और भी बहुत काम है, पानी गर्म हो चुका है, जाकर नहा लो। मुरारी ने अनु की बात को अनसुना कर जैसे ही पराठा उठाना चाहा, अनु ने प्लेट साइड खिसकाते हुए मुरारी को घूरा। अच्छा ठीक है, एक कप चाय तो पिला दो यार, मुरारी ने कहा। सुबह से 3 चाय पी चुके हैं आप, चलिए जाइए और नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ, कहते हुए अनु वापस अपने काम में लग गई। मुरारी किचन से बाहर चला आया और बड़बड़ाने लगा। हम साला पूरे बनारस को चलाते और जो हमारी घरवाली, इन्होंने हमें ही चलता कर दिया। सही कहते थे हमारे दादा कि ना देखो होली तो देखो दिवाली, और ना देखा बवाल तो देखो घरवाली, बचा लो महादेव। मुन्ना अपने कमरे में आया और नहाने चला गया। नहाने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह शीशे के सामने चला आया और अपने गीले बालों को पोंछने लगा। शीशे में दिखते हुए मुन्ना की आंखों के सामने गौरी के साथ बिताए पल आने लगे। गौरी के बारे में सोचते हुए मुन्ना का हाथ रुक सा गया। इंदौर में बिताए वो खूबसूरत पल किसी फिल्म की तरह मुन्ना की आंखों के सामने चलने लगे। कुछ देर बाद फोन की रिंग से मुन्ना की तंद्रा टूटी। वह बिस्तर की तरफ आया और वहां पड़ा फोन उठाकर देखा, जो कि गौरी का ही था। मुन्ना के होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसने फोन उठाया और कान से लगाते हुए कहा, हेलो मिस्टर मानविंदर मिश्रा, थोड़ा सा भी तरस नहीं आता तुमको?
गौरी ने सधी हुई आवाज में कहा। मतलब? मुन्ना ने हैरानी से कहा और बिस्तर पर जा बैठा। मतलब ये कि कल शाम के बाद तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे बनारस जाने के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारा सोचना बेकार है, क्योंकि इस जन्म में तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं, गौरी ने एक सांस में कहा, जैसा कि वह हमेशा किया करती थी। मुन्ना फोन कान से लगाए बिस्तर पर लेट गया और कहा, हम अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था, जिसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने फेवरेट इंसान के साथ होते हैं तो वक्त बहुत तेजी से गुजरता है? गौरी ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि जब हम अपने पसंदीदा इंसान के साथ होते हैं तो हम खुश होते हैं और हम उस मोमेंट को दिल से जीते हैं और वो पल हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में शामिल हो जाते हैं, मुन्ना ने कहा। हाँ, मैं जब तुम्हारे साथ थी तब बहुत खुश थी। अच्छा मान, गौरी ने कहा। तुम कुछ कहना चाहती हो? मुन्ना ने सर के नीचे तकिया लगाते हुए कहा। मैं भी बनारस आना चाहती हूँ, गौरी ने कहा। हाँ जाओ, किसने मना किया है, मुन्ना ने कहा। उसे अब हल्की हल्की नींद आने लगी थी। मैं मजाक नहीं कर रही, सच में आना चाहती हूँ, कहकर गौरी मुन्ना के सामने एक लंबी चौड़ी रिक्वेस्ट करने लगी। मुन्ना सफर में थका हुआ था, इसलिए उसकी कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला और वह सो गया। उधर गौरी ने अपनी बात खत्म की और कहा, तो क्या मैं बनारस आ जाऊं? मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया तो गौरी ने हैरानी से अपना फोन देखा। फोन चालू था। उस वक्त मुरारी किसी काम से ऊपर आया हुआ था और मुन्ना के कमरे में चला आया। मुन्ना सो रहा है देखकर मुरारी ने पास पड़ा कंबल उसे उड़ा दिया और जैसे ही जाने लगा उसकी नजर फोन पर पड़ी जो कि चालू था। गौरी शंकर, मुन्ना ने फोन उठाकर बड़बड़ाते हुए कहा और फोन कान से लगा लिया। तुम मुझे आई लव यू कहोगे या नहीं? गौरी ने कहा। उसे ये नहीं पता था कि फोन उसके होने वाले ससुर जी ने उठाया है। मुरारी ने सुना तो उसे हल्का सा झटका लगा लेकिन अगले ही पल उसने कहा, आई लव यू तो हम नहीं बोल सकते, कहा है कि हम मुन्ना नहीं उसके बाप बोल रहे हैं। गौरी ने जैसे ही सुना उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 8। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर। मिलते हैं मंडे को।